बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमार सलाह। नाज़रीन, गुफ्तगू का आगाज़ हम करेंगे आज के अहम बयान से। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी ही होंगे। अपने एक बयान में मुराद अली शाह ने कहा कि दुबई में शहबाज शरीफ पर इत्तेफाक की कोई बात नहीं हुई, अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी ही होंगे। उन्होंने मज़ीद ये कहा कि इस मौके पर गुफ्तगू करते कहा कि निगरान हुकूमत के लिए आइन के मुताबिक अपोजिशन लीडर से मुशावरत भी करूंगा। आप जानना हम अपने मेहमानों से यही चाहेंगे कि जिस तरह से मुराद अली शाह ने ये बात कह दी है कि दुबई मुलाकात में शहबाज शरीफ के नाम पर इत्तफाक नहीं हुआ और वो पुरुमीद हैं कि भारी अक्सरियत के साथ इस बार इंतखाबात के बाद पीपल्स पार्टी कामयाबी हासिल करेगी। और ये बात बारहा हो रही है, शर्जील मेमन की जानिब से भी ये बात कही गई कि वफाक में एक बड़ी कामयाबी के साथ पीपल्स पार्टी उभरेगी। तो क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है, कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी और वाकई पीपल्स पार्टी की जानिब से ही अगला वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी ही होंगे? मेहमान हमारे क्या कहते हैं इस हवाले से, उनकी क्या राय है, उन्हीं से जान लेते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले उनका तारुफ कराएंगे और फिर बातचीत का आगाज़ होगा, क्योंकि बुनियादी सवाल हमारा इसी हवाले से होगा, क्या वाकई अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी ही होंगे जिस तरह से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है। नुसरत मिर्जा साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, सर खुशामदीद कहना चाहूँगी। अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी सीनियर एनालिस्ट हैं। और आदिल निज़ामी साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, आप सबको खुशामदीद। नुसरत मिर्जा साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़, क्या लगता है आपको, क्या पीपी और नून लीग के दरमियान डील हो गई है और अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी ही होंगे? देखिए, बुनियादी तौर पर फ़ौज में जरदारी साहब बहुत मकबूल हैं, इसलिए कि उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में जो है बहुत ज़्यादा कारहाय नुमायाँ अंजाम दिए हैं और उसमें उन्होंने फ़ौज की जो तनख्वाहें बढ़ाई हैं और जो उनको मराद दी हैं वो अब सामने खुल के आ रही हैं। इसके अलावा फिर उन्होंने जो अपने ताल्लुकात को जो अमेरिका के साथ में जो बहाल किए हैं, उसमें बार बार आपने देखा कि वो गए हैं। जिस वक्त इमरान खान को हटाने का मामला हुआ था तो उसमें पहले जो मुराद अली शाह जाते रहे, 2 मरतबा मुराद अली शाह गए, इसके बाद में बिलावल भुट्टो साहब गए और इसके बाद में फिर जरदारी साहब गए, जिसमें फ़ाइनल डील हो गई थी और जिसमें उसी डील के नतीजे में फिर इमरान खान को हटाया गया। तो इस लिहाज से जो सूरत हाल है उसमें अगर आप देखें तो ये ऐन मुमकिन है कि ये डील जो हो गई होगी, क्योंकि इस वक्त में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने को बहरहाल शहबाज शरीफ नवाज शरीफ साहब बहुत ज़्यादा उनको पसंद नहीं करते हैं। और मैं इस बात को जानता हूँ क्योंकि जिस वक्त जब मुझसे शहबाज शरीफ ने मुझे कहा कि उनको वज़ीर आला पंजाब नहीं बना रहे थे, तो मुझसे कहा कि आप मेरी मदद करें और मुझे वज़ीर आला बनाएं। तो मैंने उनसे कहा कि मैं कैसे मदद आपकी कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि साहब आप मजीद निज़ामी साहब चीफ़ एडिटर नवाबत के उनसे कहें, तो वो फिर वो जाकर अब्बा जी से मिलेंगे और वो आप फ़ैसला होगा। तो फिर मैंने उनसे दरख्वास्त की कि भाई अगर किसी को बनाना है तो ये रो रहा है तो इसको बना दें। तो बहरहाल मैं शाकिर रहा और उसने कभी भी मेरा शुक्रिया अदा नहीं किया, जिसको फिर मैंने परवेज़ रशीद से और ख्वाजा आसिफ से दोनों से कहा कि ही इज़ नॉट थैंकफुल टू मी, हालांकि इसको बनाने वाला मैं हूँ। तो इसके बाद में लेकिन अब इस लिहाज से जो भी, क्योंकि वो ये कहते थे, मैंने पूछा शहबाज शरीफ साहब से कि भाई आप मुझसे क्यों सिफारिश करवा रहे हैं जबकि वो तो आपका सगा भाई है। उसने कहा साहब वो मुझ पर मान नहीं रहा है और वो मुझसे राज़ी नहीं है। तो अब भी ये सूरत हाल हुई होगी तो उसमें ये डील के अंदर ये बात भी नुमायाँ हुई होगी कि साहब उसमें जब आपकी बारी थी तो हमने शहबाज शरीफ को दे दिया, 1 साल का वक्त में वज़ीर आज़म बन गया, तो अब हम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की का हक़ है कि वो बने। तो उन्होंने वो मेरे ख्याल में अपना ये खेल जो है अपने हाथ में ले लिया है। अब वो जीतने और हारने की बात तो ऐसे ही है, जिस तरह से इमरान खान को जिता दिया गया इस तरह से इनको भी जिता दिया जाएगा। उसमें वो प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आता, वो तो इंजीनियरिंग हो जाएगी और वो काम हो जाएगा। जी ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया है। अब्दुल्ला गुल साहब, आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से पीपल्स पार्टी पर उम्मीद है कि वफाक में बड़ी कामयाबी के साथ वो उभरेंगे और बिलावल भुट्टो जरदारी अगले वज़ीर आज़म होंगे, तो क्या दुबई में कोई डील हो गई है इस हवाले से नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, दुबई की बहुत बातें हो रही हैं। जो एक आदमी अपने भाई के दौरे हुकूमत के अंदर पाकिस्तान ना आ पाए और वो मुस्तकबिल का या वज़ीर आज़म बना रहे हों या वो खुद मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म हो, तो फिर मुझे ये बताएं कि वो दुबई क्यों बैठे हैं, वो पाकिस्तान क्यों नहीं आते। और दूसरी बात जो जहाँ तक मेरे इल्म है वो ये है कि दोनों रहनुमाओं में ये बात हुई है कि उनकी जो जूनियर क़यादत है, यानी कि उधर जो मरियम नवाज साहिबा हैं और इधर बिलावल साहब हैं, उनके हवाले से एक इत्तफाक़ राय हुआ है कि जी फिल वक्त जो मुल्क के हालात हैं
वो उनके मुतहम्मल नहीं हो सकते। और सिंध की तो बात यह है कि आशा भुट्टो साहिबा जो हैं एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर वजीर आला सिंध के हवाले से उनका कुछ तरीकाकार बनाया जा रहा है और वो पीपल्स पार्टी के अंदर एक सोच है। तो मुराद अली शाह साहब जो है वो मेरे ख्याल में कबल अज वक्त कह रहे हैं, और ये कोई भी कयास आराई अगर ये इतने ही आसान हो कि बंदर बांट कर दी जाए और पता चले कि जी हम वफाक में हुकूमत बना लेंगे, आप पंजाब में हुकूमत बना लेंगे, तो ये ऐसा नहीं होगा। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी अफवाहें हैं, बहुत सारी इस टाइम पे मुख्तलिफ मल्टीपल थेरीज के ऊपर काम होगा। अब भी नवाज शरीफ साहब का मुल्क आना है और मुल्क आने के लिए ज़रूरी है कि उसका एक फकीदुल मिसाल इस्तकबाल जो है वो मुस्लिम लीग अरेंज करे, और मुस्लिम लीग उसके ऊपर पिछले 2 माह से काम कर रही है। लेकिन नवाज शरीफ साहब अभी जब तक मुकम्मल उनको गारंटीज नहीं होती वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। और फिर दूसरी बात यह है कि माजी के अंदर मुआशी सूरत हाल का तो मलबा आप माजी की हुकूमतों में डाल दिया करते थे, अब तो आपकी मशरूत मखलूत हुकूमत है, तो इस पे अब आप किस पे मलबा डालेंगे? तो ये ऐसा आसान खेल नहीं है। इट इज गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। और फिर एक गुल साहब, आपको क्या लग रहा है आइंदा भी मखलूत हुकूमत का क़याम ही अमल में आएगा? जी, नजर तो यही आ रहा है, क्योंकि तहरीक इंसाफ जो है उसके पास कैंडिडेट्स भी जो उसको छोड़ चुके हैं और आने वाले कैंडिडेट्स जो हैं फिल वक्त वो नजर में नहीं आए। लेकिन सिर्फ जो मीडिया की हद तक पॉपुलैरिटी एक और बात होती है, लेकिन जो ग्राउंड की रियलिटी है वो और बात है। ठीक है, पीटीआई को एक पॉपुलैरिटी है, लेकिन साथ ही साथ ये है कि ये हुकूमत जो पिछले 1.25 साल में इसने किरदार अदा किया मायूस कुन था, और आने वाले में भी अगर यही आएंगे तो ये इदारों के लिए लाइबिलिटी बन जाएंगे, और लाइबिलिटी कोई नहीं पालता। ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया। आदिल निजामी साहब, आपको क्या लगता है, नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान कोई डील तय पाई है, या फिर नून लीग कामयाबी हासिल कर पाएगी, वफाक में मखलूत हुकूमत का क़याम अमल में आएगा, या जिस तरह से पीपल्स पार्टी होपफुल है पीपल्स पार्टी लीड करेगी? बहुत शुक्रिया आपका। 2-3 जो चीज़ें हैं वो देखने की ज़रूरत है। पाकिस्तानी तो पॉलिटिक्स है, 9 मई वाक़यात से पहले कुछ और थी, उसके बाद जो है एक नई सिचुएशन जो इवॉल्व हुई है, एक नई जो है पॉलिटिकल सिनारियो बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। 9 मई वाक़यात से पहले लगता ये था कि पीडीएम जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एएनपी, ये मिलकर जो है इलेक्शन लड़ेंगे और एक जो नई गवर्नमेंट आने वाली होगी मिलकर बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनका मुकाबला था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। लेकिन 9 मई वाक़यात के बाद जिस तरह से पीटीआई जो है वो बिल्कुल जो आपके सामने है, जो उसकी सूरत हाल है, लोग छोड़कर जा चुके हैं, जो लोग अभी भी इंटैक्ट हैं, उनके ऊपर दर्जनों केसेस हैं। हमें जो पीटीआई ग्राउंड पर उस तरह से नज़र नहीं आ रही। तो अब जो है इलेक्शन, ये जमातें आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगी। पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मद्दे मुकाबिल होंगे। आप अगर केपीके की बात कर लें, वहाँ पे मौलाना एक बड़े स्टेक होल्डर हैं, वो इन्हीं के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। सिंध में एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे, एमक्यूएम इनके खिलाफ होगी, जो कि 9 मई वाक़या से पहले लग रहा था कि सीट एडजस्टमेंट करके मिलकर लड़ेंगे। अब क्योंकि इलेक्शन एक दूसरे के खिलाफ लड़ना है, तो हर कोई ये दावे कर रहा है, जिस तरह मुख्तलिफ वफाकी वज़राए दावे कर रहे हैं कि मियाँ साहब जो साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ है वो पाकिस्तान आके वज़ीर आज़म बनेंगे। एक राय ये भी पाई जा रही है कि जो शहबाज शरीफ हैं वही आगे कंटिन्यू करेंगे। जिस तरह के भी कहा गया कि सिंध में जो बख्तावर हैं उनके लिए एक है कि वो वहाँ पर सीएम होंगी। बिल्कुल यहाँ पर पाया जा रहा है कि मरियम नवाज जो है पंजाब में सीएम हो सकती हैं, शहबाज शरीफ मरकज़ में प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं। तो जो सिचुएशन है वो यकसर जो है वो बदल चुकी है। अब एक दूसरे के खिलाफ इन्होंने इलेक्शन लड़ना है तो डेफिनेटली कंपेन भी एक दूसरे के खिलाफ चलानी होगी। बाकी एक मैं आपको और बात बताता हूँ यहाँ पर कि जो बिलावल भुट्टो के प्राइम मिनिस्टर बनने की बातें हैं, ऑल दो उनके लिए उनको वज़ीर ख़ारजा बनाया गया, उनका इंटरनेशनल जो है एक एक्सपोयर है वो बड़ा, लोगों से मुलाकातें की दर्जनों, उन्होंने सैकड़ों दौरे किए हैं बाहर, और एक आलमी सतह पर वो एक जाने माने जाने लगे हैं। वैसे उनकी वालदा मोहतरमा की वजह से भी उनकी पहचान थी, लेकिन अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किसी भी सूरत में अगर मिल जाती, मेजॉरिटी मिल जाती, हालात इस तरह होते, तो बिलावल भुट्टो फिर भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ना होते। तो वो ठीक हो गया। आदिल साहब, आपका पॉइंट भी आ गया। जरा पब्लिक पोल की बात कर लेते हैं। क्या पीपी और नून लीग के दरमियान डील हो गई है? सिर्फ 38% को ऐसा लगता है कि जी हाँ कोई डील हुई है, जबकि 62% को ऐसा नहीं लगता। ब्रेक की जाने पड़ रहे, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। बढ़ेंगे आज के दूसरे टॉपिक की जानिब। आपको बताएं कि लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि हमारा अज़म है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब में भरपूर अंदाज से इंतखाबी अमल को आगे लेकर बढ़े, इसलिए नून लीग मुल्क के तमाम
297 सूबाई और तमाम 146 कौमी असम्बली के हलकों से अपने उम्मीदवार नामजद करेगी। उन्होंने मजीद ये कहा कि आइंदा इंतखाबात में पंजाब के हर हलके से अपना उम्मीदवार नामजद करने का ऐलान भी कर रहा हूँ। 12 अक्टूबर का एडवेंचर ना होता और नवाज शरीफ को ना हटाया जाता तो आज मुल्क तरक्की की राह पर होता। क्या वाकई ऐसा है कि नून लीग आइंदा जिस तरह से कहा जा रहा है कि 2/3 अक्सरियत हासिल करेगी पंजाब में और एक मरतबा फिर से पंजाब में नून लीग का राज देखने को मिलेगा? जानते अपने मेहमानों से ये है क्या वाकई ऐसा होना चाह रहा है? नुसरत मिर्जा साहब, क्या लगता है आपको, क्या नून लीग अकेले ही पंजाब में अक्सरियत हासिल कर पाएगी इस दफा? भाई, अगर ये जो इंतज़ाम किया जा रहा है कि बंदिश का, उसके खिलाफ जो कुछ भी पाबंदियाँ लगाने का या उसको गिरफ्तार करने का, वो अगर हो जाता है तो फिर जो जिस तरह से भी चाहें ये लोग कर लेते हैं, जो पिया चाहेगा वो हो जाएगा। अब बेसिकली तो कोई इनका जो पॉपुलैरिटी लेवल है वो तो बहुत नीचे है, जो उनके करीब भी नहीं पहुंचता। और आपने जो पहला सवाल किया था उसमें भी पीपल पार्टी कहीं भी पंजाब में नहीं इतनी ज़्यादा मजबूत नज़र आती है। इल्ला इसके कि जो है वो अगर उनको कोई मदद दरकार हो, गैबी मदद दरकार हो, तो वो एक अलग बहस है। अदरवाइज़ जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उसमें वो मौजूद नहीं है। उसमें जिस अंदाज से जो 18 में से जो है 15 सीटें जो है पीटीआई ले गई थी, 16 सीटें बल्कि पीटीआई ले गई थी, तो 15 या 16, तो वो अब जो उन्होंने अपना सूबेदार बना दिया। अब 9 मई के वाक़े के बाद में 9 मई के वाक़े के बाद में जो इनका बयानिया तब्दील हुआ है वो अगर कोई काम कर जाए और वो इमरान खान को जो है पाबंद सलासल कर दिया जाए या फिर वो उनके साथ में कोई माहिदा ना हो, तो फिर ऐन मुमकिन है कि पीटीआई और फिर ना आ सके। और इसके अलावा ये बहस नहीं है कि मैंने बेसिकली जो चौधरी जो साहब थे जो कि वज़ीर इत्तलात भी थे, उनकी हैसियत तो हुशी की है। उसके अलावा यानी मतलब उसके कोई हैसियत ही नहीं है। जो जिसको भी इमरान देगा वो जीत जाएगा। लेकिन बहस ये है कि क्या उन्हें लड़ने देंगे। अब लेवल इक्वल लेवल फील्ड नहीं है, तो अब उस सूरत हाल में अगर वो राना सलाउल्ला बातें करते हैं तो वो फिर दुरुस्त कह रहे हैं और वो जीत सकते हैं। अदरवाइज़ उनकी कोई उम्मीद नहीं है, कोई चांस नहीं है। उनके पास ज़्यादा जो है 10 से 15% सीटें आएंगी और इसके अलावा वो नहीं आते। 146 की जहाँ बात करते हैं, 146 में से भी अगर वो 46 भी ले लें, अगर नॉर्मल इलेक्शन होते हैं तो वो भी बड़ी बात होगी और 100 की तो बात ही छोड़ दें। लेकिन बहरहाल जो है जिस अंदाज से महंगाई बढ़ रही है, जो कि सारा का सारा जिम्मेदारी इनके ऊपर जाती है। जिस अंदाज से अभी तक जो है किसी आदमी ने भी कुछ सियासत जो महंगाई पे नहीं की है, बिजली पे नहीं की है, किसी ने आदमी ने अभी तक जो है वो अवामी मसाइल को नहीं उठाया। किसी भी पार्टी ने सिर्फ अभी इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं, एक दो के साथ में के साथ इसको गिराना है और उसको उठाना है उसको। अब अगर बहस ये है कि जो गौर तलब बात है जिसमें आपने बात की है कि नवाज शरीफ, हमारे एक साहब ने बात की है कि नवाज शरीफ क्यों आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। नवाज शरीफ अगर आ जाते हैं तो मामला फिर ठीक हो जाएगा। अब एक बहुत दिनों का इंतज़ार था नवाज शरीफ साहब का। कि मैं एक बात आपसे कह देना चाहता हूँ कि मैं 2007 में बेनज़ीर साहब ने मुझे लंदन में मुलाकात के लिए बुलाया, रहमान मलिक, तो मैंने उनसे कहा कि आप पाकिस्तान ना आएँ क्योंकि आप कब आएंगे तो आपके लिए वो ठीक नहीं है। तो वो नहीं मानी और वो आ गई। तो फिर बाद में फिर आपने देखा क्या हुआ। तो इसी तरह से नवाज शरीफ साहब का मामला भी है कि वो अगर वो जब तक नहीं आएंगे महफूज रहेंगे, अगर आएंगे तो फिर उनका मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया। अब्दुल्ला गुल साहब, आपको क्या लगता है नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे और अगर वो आते हैं तो क्या नून लीग भारी अक्सरियत पंजाब में हासिल कर पाएगी? देखिए, जहां तक भारी अक्सरियत पंजाब की बात है तो पंजाब के अंदर बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है। नून लीग जो है वो सबसे ज्यादा विक्टिम बनी और जो भी पीटीआई ने जो वहाँ एक जहर है एक अपना इम्प्रिंट छोड़ा है उसको आसान नहीं है इतना वहाँ खत्म कर देना। दूसरी बात यह है कि आपकी प्रोग्रेस क्या है। प्रोग्रेस तो इस टाइम पे कोई नजर नहीं आई। और तीसरी बात यह है कि जो लीडरशिप है वो अगर 1.25 साल अपने भाई की हुकूमत में भी नहीं आ सके तो बाद में कब आएंगे, कैसे आएंगे, किस तरह आएंगे, तो अभी बहुत सारे सवालात हैं। नवाज शरीफ साहब की वापसी जो है वो एक मुअम्मा है और एक जुए शीर लाने के बराबर है। इसलिए आसान काम नहीं होगा, मुश्किल है। बहुत सारे फैसले हैं जिनकी अभी मेरे ख्याल में वक्त आने पे पड़ेगा, पता चलेगा।
और इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल के अंदर जो मुआशी है, जो सिक्योरिटी सूरत हाल है, जो इंटरनेशनल आपकी है, जो मुल्क के जो पॉलिटिकल अदम इस्तेहकाम है, जो आपके लोगों को आज कोई ऐसा मेरे ख्याल में धड़ा नहीं रह गया जिसके ऊपर लोगों का एतबार रह गया हो। ये बेएतबारी बड़ी खतरनाक चीज होती है। रियासत पे एतबार नहीं, सियासत पे एतबार नहीं, हुकूमत पे एतबार नहीं, मईशत पे एतबार नहीं, सहाफत पे एतबार नहीं, अदालत पे एतबार नहीं, तो फिर आप कहाँ खड़े हैं ये? और फिर आपके जो अभी एक मानसून आने को है, रिवर्स मानसून आने को है, और फिर उसके बाद जो पिछला पानी है वही सिंध और पंजाब में, अब बलूचिस्तान में नहीं सूखा, और फिर आपकी जो सिक्योरिटी सूरत हाल है, आप ये क्यों इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता? जो अभी गैरिजन पे हमला हुआ, जो ज़ोब गैरिजन के ऊपर हमला हुआ, आज आर्मी चीफ वहां गए हैं, और ये एक मुल्क की सूरत हाल संगीन है। 50-50 लोग एक हफ्ते के अंदर, एक महीने के अंदर शहादतें पा रहे हैं। ये कोई मामूली खेल नहीं है। ऊपर से फिर एक इंटरनेशनल प्रेशर है। अमेरिका की लाइन जो है वो इंडिया की तरफ झुकाव दे रही है, और दूसरी तरफ चीन जो है वो खुल के पाकिस्तान के लिए सामने आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में आप इलेक्शन कराएंगे, कैसे कराएंगे, किस तरह कराएंगे? नफरत की फिजा में सवालिया निशान है। सर, आपका पॉइंट भी आ गया। आदिल साहब, जिन हालात का और मुल्की मसाइल का अब्दुल्ला गुल साहब जिक्र कर रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या वाकई इन हालात में इलेक्शन का शफाफ होना भी एक सवालिया निशान है? जी आदिल साहब। आदिल साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सर, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, जिन हालात का अब्दुल्ला गुल साहब ने इशारा किया, इन हालात में शफाफ इलेक्शन का इनेकाद क्या मुमकिन हो पाएगा? देखें, दो चीज़ें हैं इसमें भी कि जो हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत, आपने देखा कि 3 माह 4 माह पहले तक ये लोग चाह रहे थे कि मुआशी इमरजेंसी लगा दी जाए। उसके बाद हमने देखा लोकल गवर्नमेंट जो सिंध के इलेक्शन है वो वहाँ पर सिक्योरिटी सूरत हाल की वजह से पुलिस नहीं है, फौज नहीं है, नफरी नहीं है, वो डिले होते रहे। वफाक के जो इलेक्शन, इस्लामाबाद के इलेक्शन थे वो भी डिले होते रहे। लेकिन अभी वो सारे मामला जो हैं वो लग रहा है कि एकदम से ठीक हो गए हैं, और हुकूमत भी चाह रही है कि बर वक्त इलेक्शन हो जाए। प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया कि 14 अगस्त को हम हुकूमत जो है वो छोड़ देंगे। पीपल्स पार्टी भी कह रही है। मौलाना जो है उनका बड़ा हार्ड इस हवाले से मौक़िफ़ था कि जब तक कि मुल्क की सूरत हाल बेहतर नहीं होती इलेक्शन नहीं हो सकते। लेकिन अब सब इलेक्शन के लिए राज़ी हैं। उसकी सिर्फ एक रीज़न हमें दिखाई देती है कि जो एक पॉलिटिकल सिचुएशन ये चाह रहे थे कि बने, जो एक मेन स्टेक होल्डर था सियासी तौर पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, वो उस तरह से एक्टिव नहीं है। तो अब इनको सूट करता है कि फौरी तौर पर इलेक्शन में जाएं। इलेक्शन बर वक्त होंगे, बिल्कुल बर वक्त होंगे। अब एक तो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो तमाम चाहती हैं बर वक्त हों, दूसरी जानिब पे एक इंटरनेशनल प्रेशर है। हमने देखा कि IMF ने जो है अपनी ग्रांट जो जारी करनी है उसको 3 हिस्सों में उन्होंने डिवाइड कर दिया, और यूरोपीय यूनियन इस हवाले से बात कर रही है। तो इलेक्शन ही बर वक्त होंगे, होते दिखाई दे रहे हैं। आदिल साहब, आप कह रहे हैं कि बर वक्त इलेक्शन होंगे, तो क्या नून लीग पंजाब में भारी अक्सरियत हासिल कर पाएगी, या फिर इस्तेकाम पार्टी के साथ कोई सीट एडजस्टमेंट देख रहे हैं आप? जी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उसके अंदर बहुत से इलेक्टेबल मौजूद हैं। हमने देखा 2018 इलेक्शन के अंदर बहुत से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मौजूद थी इलेक्शन में। नून लीग उस टाइम बड़ी पॉपुलर पार्टी थी। साउथ पंजाब के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी अच्छी पेनिट्रेशन है, लेकिन उसके बावजूद काफ़ी इलेक्टेबल जो थे वो इंडिपेंडेंट जीते। अभी भी पाकिस्तान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उसमें जो बेशतर लोग आए हैं उनका ताल्लुक साउथ पंजाब से हमें ज़्यादातर नज़र आ रहा है, या अपर पंजाब से चंद लोग हैं वो इलेक्टेबल्स हैं। वो अपनी सीटें निकालने के, वो पार्टी की महरूने मिन्नत नहीं है, वो किसी भी सियासी जमात में होंगे तो वो जीतेंगे। ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया। हमें जरा पब्लिक पोल की जाने भी बढ़ना है। क्या नून लीग अकेले पंजाब में अक्सरियत हासिल कर पाएगी? 19% को ऐसा लगता है कि जी हाँ ऐसा हो सकेगा, जबकि 81% इसकी नफी कर रहे हैं। ब्रेक की जानिब बढ़ें, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। बढ़ेंगे आज के तीसरे टॉपिक की जानिब। आपको बताएं कि अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि 50% कराची की आबादी पानी की अदम फराहमी के बायस मुतासर है। पहले मखसूस इलाकों में पानी की फराहमी मुतासर थी, अब हर जगह है। पानी का मसला कराची वालों के लिए दर्द सर बन गया है। हाफिज़ नईम ने यह सवाल उठाया कि 200 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स चल रहे हैं, जो पानी दस्तयाब है वो कराची के लोगों के लिए नहीं है। ऐसा क्यों है? जानते हैं अपने मेहमानों से कि इसके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हो रही। अब जी नुसरत मिर्जा साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे, आपका क्या मौक़िफ़ है?
देखिए, मैं समझता हूँ कि जो हाफिज़ नईम साहब का जो मौक़िफ़ है वो दुरुस्त है। पानी जो है वो हाइड्रेंट से लिया जाता है और वो हम हाइड्रेंट से पानी हम खुद ख़रीदते हैं। और वो ये बात तो खुद भुट्टो साहब ने, जो अपने वज़ीर ख़ारजा साहब ने खुद अपने अपने बयान में भी कही है कि साहब पानी हमें ख़रीदना पड़ता है, जो कि मेरे ख़्याल में दुरुस्त नहीं है उनकी बात तो। लेकिन वो आम तौर पर डिफेंस में और आपको क्रिफ्टन में आपके सारे जगह पर जो है पानी ख़रीदा जाता है। और पानी जो ख़रीदा जाता है वो ये पूरी माफिया जो है ये एक किस्म की कोई 10-20 अरब रुपए की सिर्फ एक महीने की जो इनका मैंने जो ये माफिया है पानी के, जो कि क्या करते हैं कि एक जो पानी का एक इलाके को ये लोग खाली कर देते हैं और वहाँ पर जो है ब्रिज डालते हैं पानी के उसमें, और पाइप जो हैं उनको वहाँ डाल देते हैं और वहाँ से फिर पानी करके जमा करके ये ट्रक जो हैं वो लेके आ जाते हैं। तो एक ट्रक जो है 1000 अगर गैलन आपको पानी चाहिए तो ये करीब जो है वो 4000 रुपये लेते हैं। और अगर आपको 2 गैलन चाहिए तो 6000 लेते हैं। फिर वो इस तरह से 7000, 7500 या 8000 का 3000 गैलन जो है वो मिलता है। तो ये आम तौर पर ये मैं जनरल जो साहब थे हमारे मुइन हैदर साहब, वो ख़ुद भी अगरचे वो डिफेंस कॉलोनी में रहते हैं, वो वाला डिफेंस कॉलोनी के अंदर एक डिफेंस कॉलोनी है, तो वो उसमें वो ख़ुद भी हमें कहा करते थे, हमारे प्रोग्राम में खुलेआम कहते थे कि भाई मुझे पानी ख़रीदना पड़ता है। एक ज़माना था जब वो 1993 की बात है कि जब एक यहाँ के जो यहाँ कौंसल जनरल थे अमेरिका के, वो उन्होंने मुझसे एक दिन कहा कि साहब बात ये है कि मैं अपना जो है सिक्योरिटी गार्ड में अपने रखता हूँ, पानी में अपना ख़रीदता हूँ, मैं अब बिजली का जो है मैं अमूमन बिजली चली जाती है तो जनरेटर में रखता हूँ। तो अब मुझे बताइए कि यहाँ पर कौन सी ऐसी बात है जिससे हुकूमत जो है वो जो हमारी मदद कर रही है, जिससे कि ये मालूम हो गया हुकूमत का वजूद यहाँ मौजूद है। उस वक्त तो हमें बहुत गुस्सा आया था और हमने उनसे प्रोटेस्ट भी बहुत किया था, लेकिन अब बात तो उससे दुरुस्त कही थी। ये 1993 से लेकर ये 1980 में जो 1984 में पाकिस्तान आया था, जो पाकिस्तान में 1984 में जो इटली से मैंने जब वापसी हुई थी जी, पहले तो यहाँ हैदराबाद में रहता था, फिर जो कराची में आकर रहना शुरू किया, तो जब से हम पानी ख़रीद रहे हैं हमें पानी मैंने को डिफेंस के अंदर कभी मिलता नहीं है। और वो दूसरी जगह कॉलोनियों में तो इससे भी ज़्यादा हालात ख़राब हैं, जो गरीब कॉलोनी हैं वो वहाँ पर बिल्कुल अब हर जगह ये मसला देखने में आ रहा है। सर आपका पॉइंट आ गया है। आदिल निज़ामी साहब आप क्या कहेंगे, कराची के मसाइल कौन हल करेगा, किसकी जिम्मेदारी है? देखिए कराची जो है वो 30 मिलियन यानी 3 करोड़ आबादी का शहर है, पाकिस्तान की वाहिद मेट्रोपॉलिटन सिटी है, पाकिस्तान का इकोनॉमिक कैपिटल है। वहाँ पर लोगों को मुश्किलात का सामना है। पॉलिटिकल पार्टी जो मेन स्टेक होल्डर है, अभी आपने देखा कि MKM ने उस तरह से जो लोकल बॉडीज है उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन उसके बाद जो मेयर कराची का इंतखाब था, जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसको मैनेज किया। मुर्तज़ा वहाब जो है मेयर कराची हैं, लेकिन पहले एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं वो भी रह चुके हैं। इससे पहले वसीम अख्तर थे, उससे पहले मुस्तफा कमाल थे। हमने देखा कि जो इश्यूज हैं उसको एड्रेस कोई नहीं कर रहा, सिर्फ नंबर गेम की जा रही है, अपने अपने इलाके जो है उनको सेव करने की कोशिश की जा रही है। नालों की सफाई का मामला आता है तो मेयर कराची वसीम अख्तर जो है। ठीक हो गया आदिल साहब, आपका पॉइंट आ गया है कि इश्यूज को हाईलाइट कोई नहीं करा, सिर्फ नंबर गेम जारी है। अब्दुल्ला गुल साहब हमारे पास वक्त मुख्तसर है, मुख्तसरन मैं आपका जवाब चाहूंगी। ये जो हाफिज नईम ने सवाल उठाया है गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, सिंध के अंदर हुकूमत जो है वो तो पीपल्स पार्टी की है और तकरीबन इसको एक अरसा दराज हो चुका और एक दहाई से ज़्यादा गुजर गया, लेकिन रिजल्ट जो है वो क्या है? रिजल्ट जो है वो बिल्कुल 0/0 है और माफियाज को वहाँ मौका दिया जाता है, बाकायदा उनकी पुष्ट पनाही की जाती है। अब अगर इसको ठीक करना है तो पहले उन लोगों को जो आपको भत्ता देते हैं, असल में हकीकत यह है कि हुकूमत को भत्ता दिया जाता है और वो ये हुकूमत की सरपरस्ती के बगैर नहीं हो रहा। तो अगर जो भत्ता दे रहे हैं उन्हीं को दरमियान में आप साइडलाइन कर देंगे तो फिर कैसे मामला चलेंगे? इसलिए बड़ा जरूरी है कि जो प्रेजेंट सूरत हाल है उसके अंदर आपको बहरहाल उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी और वो सिंध हुकूमत करना नहीं चाहती, और जब तक नहीं करना चाहती तब तक जो है वो सिर्फ और सिर्फ यही होगा, जो रोना रो रहे हैं वही रोना रोते रहेंगे। ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट भी आ गया। पब्लिक पोल की जल्दी से बात कर लेते हैं। कराची में पानी की अदम फराहमी, क्या सिंध हुकूमत को गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए?
90% को लगता है कि जी हाँ कार्रवाई होनी चाहिए, जबकि 10% इसकी नफी कर रहे हैं। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने अपने कीमती वक्त और कीमती तजज़िये से आगाह किया। और नाज़रीन, आपसे इजाज़त लेंगे, अल्लाह निगहबान।